लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने मिसलेनियस डिस्कस कर रहे है ना, पूरा डिस्कशन हो गया था हम लोगों का। बताइएगा आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन ना करना क्या करें। आपको अगर ऐसा दिया जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through intersecting point of 2x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 1 equal to 0. Find the equation of line which is passing through intersecting point of this both line and which makes an 30-degree angle with the line 4x minus 5y plus 7 equal to 0. दोनों लाइन से आपको वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा फिर आप बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बोथ लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस बोथ लाइन एंड व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 4x minus 5y plus 7 equal to 0. इन दोनों से x और y मतलब कौन क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? हम बोले वो समझ गया, मैं इसको और इसको सोल्व करोगे तो आप ये बोलो कि x और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? x और y इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा वो? ठीक। अब आपको जो लाइन फाइंड करना है दिस इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस लाइन। ठीक है, पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए पॉइंट के साथ? लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप से। पॉइंट मिल गया, स्लोप कैसे निकालें? क्या 1030 वापस बोलो, कैसे निकालोगे स्लोप इसका? कौन सा टेस्ट प्लीज करोगे? tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस एम्बल, तो उसमें थीटा की जगह पर 30 डिग्री आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है? वापस बोलो, 4 बाई क्या होता है स्लोप वैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। बोला जो उसने पूरा प्रोसीजर tan 30 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 30 की वैल्यू मॉड हटेगा, सोल्व कर तो किसकी वैल्यू आएगी? स्लोप मिल गया, इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट तो मिल गया। सही है, तो सब लोग का लाइन का इक्वेशन। इससे आपको बताना है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4 3,6 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,8। राइट, आपको ए से पास होने वाला ऑल्टीट्यूड ढूंढना है। ए से पास होने वाला ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टीट्यूड? क्या होता है ऑल्टीट्यूड? बोलो देखो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? बीच क्या होता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो बीच में 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड बराबर है, इसका ऑल्टीट्यूड है। पर मीडियन क्या होता है? दोनों एक लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बट 90 नहीं बनाते, 90 बनाते हैं बट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते। तो सही है, आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे?
लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? चाहिए क्या? तो भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करना होगा तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो तो चाहिए एक्स एंड वाई चाहिए। कोई भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? आपको इतना तो होना ही चाहिए, वरना तो होगा ही। तो आपने कुछ भी लिख दिया। तो आप सिर्फ, मैं बोलता हूँ कि आप लोग ये बोलते हो ना जब मुझे कि सर मैंने घर पे पढ़ा नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि घर पे पढ़ना क्यों होता है। मुझे घर पे पढ़ना तो होता है जब मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी। मैं अगर यहाँ आता और मैं सुनता हूँ तो भी मुझे पता चलता है। हम लोग 100 बार कल से लेकर आज तक में बात कर चुके, भाई कोई भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? स्लोप एंड पॉइंट चाहिए। तो उसमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? तो आपको स्लोप एंड पॉइंट चाहिए। स्लोप एंड पॉइंट चाहिए तो क्या करोगे? आपको पता है क्या करना है? अच्छा, तब तो ना आते क्यों जब नहीं पता है? तो आपने कल टेस्ट भी दिया ना? कैसे दिया थे? पढ़े भी नहीं, सीक्वेंस इंक्रीज कर दिया। आपको अभी तक क्या क्या पता है बेस लाइन का? रियल लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन है? दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, जब हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं तो हमारे ग्रुप में क्या आता है? क्या आता है? अगर 90 डिग्री एंगल बना तो वो आता है आपको, तो भाई 90 डिग्री बना ही रहा है तो क्या आता है? इन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर, तो क्या कंसेप्ट लगना है? सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगना चाहिए। अभी इन लोग सब ने बोला कि कोई भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करना तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पॉइंट एंड स्लोप। तो इसका पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? आपको लाइन के फॉर्म पता है? वो भी नहीं पता। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पर आएंगे, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो आप आए जब आप लोगों को पता ही नहीं है और आप लोगों को इतना मुझे समझ रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप आए क्यों? आते क्यों? जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर आके सुन के, क्या करेंगे थोड़े इसमें? इम्पोनेंट को इक्वल टू माइनस वन। इसका स्लोप कितना है? तो क्या होगा इसका स्लोप? बताओ क्या होगा? 3/2 माइनस बाई 1 का एक्स माइनस क्या होगा? क्या होगा? 2/-3 मतलब -2/2। ठीक है, ये इस टाइम का स्लोप होगा। इस टाइम का स्लोप क्या होगा? क्या होगा? 3/2। कैसे पता चला 3/2 होगा? एक्सपोनेंट इक्वल टू माइनस स्लोप इक्वल टू 3/2। ठीक है, स्लोप है आपका 3/2 और कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -1,4। इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये उसका स्लोप है। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है? y माइनस y1 कौन? 4 m कौन इंटू x प्लस x माइनस ऑफ x1 तो x4 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2y माइनस 8 इक्वल टू 3x प्लस 3। तो क्या होगा? 3x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल टू, करेक्ट? वही आपको बताना है। ये फाइनल है, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है।
आपको इस ट्राइंगल का सर्कमफेरेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? पहले तो बताओ व्हाट इज सर्कमफेरेंस। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है। तो ये सपोज मान लेते हैं इस लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर और इस लाइन का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, एकदम बराबर। अब वो पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालना है? हमें सर्कमफेरेंस का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होती है। फॉर्मूला किसकी होती है? सेंट्रोइड की होती है और इन सेंटर की होती है, बट सर्कमफेरेंस की नहीं होती। तो कैसे निकालोगे? जो मेन कंसेप्ट था वो आपने सही बता दिया कि भाई इट्स एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर साइड बाय साइड। मिलेगा क्या? मिल ही जाएगा। 3/2, 6 x1 + x2/2 y1 + y2। ठीक है, ठीक मिल गया, सही है। अब जो बीसी का स्लोप होगा, क्या होगा बीसी का स्लोप? बीसी का स्लोप 8 - 4 अपॉन 0 - तो 3 लाइन का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि m1 इक्वल टू m1 इक्वल -1। इसका स्लोप कितना? 3/4। सही है। स्लोप है पॉइंट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x। ये सही, ये तो हो जाएगा सबको, राइट? आपको करना क्या पड़ रहा है वैसे? आपको अगर ये पॉइंट ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी 3 में से 2 परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ढूंढ लेते हैं, 2 मिल जाएंगे तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा मेरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो एक इंटरसेक्ट ढूंढ लिया हमने, दूसरा भी सेम कैसे ढूंढ लूंगा? AC का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ढूंढ लेता हूँ तो भी चलेगा, और AB का ढूंढ लेता हूँ तो भी चलेगा। और AB का ये लाइन कैसे ढूंढोगे? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर वापस दोनों का मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 - 1 2, 2/2 is 1 और +4 8/2 तो 4। और फिर AB का स्लोप हमें पता है कितना है? AB का स्लोप 0। 4 - 4 0 हो गया ना। तो AB का स्लोप अगर 0 है तो फिर इस लाइन का स्लोप कितना है? जिसका स्लोप 0 होगा उसका परपेंडिकुलर का स्लोप कितना है? अरे स्लोप 0 होता कब है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो उसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा किसको पैरेलल होगा? y एक्सिस। y एक्सिस को जो पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना? अनडिफाइंड, मतलब 1/0। सही है, राइट? इसका स्लोप 1/0, पॉइंट है 1,4। तो लाइन का इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू x - 1, तो x इक्वल टू 1। इसको फिर सॉल्व कर लूंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस पॉइंट का हमारे पास डायरेक्टली कोई मेथड मतलब फॉर्मूला नहीं है, तो आपको 2 परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ढूंढना पड़ेगा और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। सेम वे ऑर्थो सेंटर अगर आपको ढूंढना, कोई भी ट्रायंगल का अगर ऑर्थो सेंटर ढूंढना, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इट्स एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। उसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होती नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 ऑल्टीट्यूड ढूंढने पड़ेंगे, और 2 ऑल्टीट्यूड ढूंढ के दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये ऑल्टीट्यूड ढूंढा था वैसे और एक ऑल्टीट्यूड ढूंढो, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सही है। तो ऑर्थो सेंटर सर्कमफेरेंस कभी भी अगर ढूंढने की जरूरत पड़े तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे ढूंढना। एक कंसेप्ट होता है, जिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन।
जैसे हर चैप्टर में अगर फैमिली ऑफ लाइन पढ़ रहे हो तो प्लस फैमिली ऑफ सर्कल आएगा, तो फैमिली ऑफ सर्कल आएंगे, फिर फैमिली ऑफ पैराबोला जो होते हैं, फैमिली ऑफ एलिप्स जो होते हैं। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का या फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे कोई भी लाइन की जो एक दूसरे के साथ कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे पास होते, तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले जितने भी लाइन्स होते हैं और दो लाइन्स आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, इसलिए उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। क्योंकि जैसे हम लोग अगर इस फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं तो हर एक के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है, राइट? मदर, फादर, सिबलिंग, तो हर एक के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे हमारे। तो उसके हिसाब से जब आप लोगों के पास कोई भी तीन लाइनों है, ऑल द थ्री लाइन्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ऑल द थ्री लाइन्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है। अब ये L1, L2, L3 जो है वो एक ही लाइन से पास, एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास है। एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास है, ये सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। सेम फैमिली को बिलोंग करने वाले सबके बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, सबके बीच में कोई तो रिलेशन होगा। वो रिलेशन का मतलब ये हो गया, मैथमेटिकली उस रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि भाई आपके पास कोई ना कोई ABC वैल्यू होगी, कोई ना कोई ABC वैल्यू होगी। वो ABC कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 2 by 3 5 8 7 7 by 9 कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई तो ABC का पेड़ है। जब आप लोग उसको N1 के साथ, N2 के साथ और N3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि N1 N2 N3 के बीच में कोई तो रिलेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? सेटिस्फाई हो रहा है, तो तीनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन है। ये आपकी बेसिक कॉन्करेंसी की कंडीशन है। इसलिए कंडीशन को तो कॉन्करेंसी मतलब थ्री लाइन्स आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब इसी को अगर फर्दर सोल्व किया जाए तो CL3 इज इक्वल टू माइनस AL1 माइनस BL2, ये दोनों को तरफ शिफ्ट कर दिए। C से अगर पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो L3 इक्वल टू माइनस A by CL1 माइनस B by CL2। A अगर एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है, तो A by C भी तो है कांस्टेंट ही होगा और B by C भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो फिर उस कांस्टेंट को हम लोग और इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता होगा। तो L3 को डिफाइन करने का एक मेरे पास रिलेशन आ गया। ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं K नाम दे देता हूँ। ये कांस्टेंट है, इसको मैं M नाम दे देता हूँ, राइट? ये कब की बात कर रहा हूं मैं? L3 को पैसा कब लिख पाओगे? जब आपको तीनों के तीनों कॉन्करेंट मतलब एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो, सभी उनके बीच में रिलेशन। ये रिलेशन तभी बन सकते हैं ऑल दिस लाइन्स आर पासिंग थ्रू ए सेम पॉइंट, राइट? अब इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई किया जाए, जैसे K और M भी तो कांस्टेंट ही है, तो K और M कांस्टेंट है, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को K से डिवाइड करूं तो L1 प्लस M by K L2 इक्वल टू 0। तो A में कांस्टेंट है, K कांस्टेंट, तो वापस कांस्टेंट बाय कांस्टेंट भी होने पर तो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस जनरल इक्वेशन इज L1 प्लस लैम्डा L2, मतलब नाम कुछ भी दे सकते हो आप लोग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कि अगर तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो कोई भी एक लाइन को बाकी दोनों लाइन के फॉर्म में लिख सकते हो। L3 is basically equal to L1 plus lambda L2 equal to 0। कभी भी ऐसे दिखे तो क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोगों को? ये क्या बताना चाह रहा है? L1, L2 and L3 are कॉन्करेंट। इसको आप क्वेश्चन में कैसे यूज करोगे? तो ये वाला जो क्वेश्चन जो पहले दूसरा क्वेश्चन मुझे कोई बोले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through x minus 2y plus b equal to 0 and x plus y minus 1 equal to 0. Find the equation of line which is passing through intersecting point of these both lines and perpendicular with phi x minus y plus 3 equal to 0. मुझे लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, राइट? और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर। तो मेथड क्या लगाएंगे? इन दोनों को आप
सोल्व कर लोगे। अगर इन दोनों को सोल्व करते हो तो x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 को सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस x और x कट हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड माइनस 2y माइनस y माइनस 3 बाई 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 3 और प्लस 3 बाई तो y कितना आ गया 4 बाई 3। किसी के रिलेशन में पुट कर लेते तो यहाँ रख लेता हूँ 4 बाई 3 माइनस 1 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 उस तरफ देगा तो x इक्वल टू माइनस 1 पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, पॉइंट क्या मिला आपको माइनस 1 बाई 3 कॉमा व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन 5 so what is slope of this line minus 1 by 5 because perpendicular to slope का प्रोडक्ट माइनस 1 होगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया तो लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस 4 इज इक्वल 3y माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 इंटू 3x प्लस 1 बाई 3 तो जैसे प्लस 3 कट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15y माइनस 20 इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3 सबको साथ में लोगे तो 3x प्लस 15y माइनस 17 इक्वल टू 0 है ना। माइनस 20 प्लस 3 तो कहाँ पर माइनस ये माइनस 1 राइट तो माइनस 20 प्लस 1 तो माइनस 90 ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एक लाइन का इक्वेशन आ गया जो आप लोगों ने नॉर्मल मेथड से किया, दोनों पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करके अब उसको मैं फैमिली ऑफ लाइन से करके देखता हूं। ये L3 है, ये L1 है, ये L2 है राइट। और हमें पता है कि अगर तीनों लाइन कौन करेंगे तो तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। उस रिलेशन को हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं L3 इक्वल टू L1 प्लस लैम्डा L। तो मुझे इस लाइन का आंसर ऑलरेडी पता है, मुझे पता है कि इस लाइन का भी इक्वेशन होगा, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा L3 का वो मेरा ऐसे हो जाने वाला है। L1 कौन है मेरा x माइनस 2y प्लस 3 प्लस लैम्डा। L2 कौन है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर दिया है, बस मुझे एक लैम्डा नहीं पता, लैम्डा ढूंढ लूंगा रख दो थोड़ा जी बना क्योंकि तीन लाइन अगर कौन करेंगे तो तीनों को इसमें रिलेशन डेफिनेटली बनता होगा। ये मेरा आंसर है, बस मुझे किसकी वैल्यू नहीं पता है लैम्डा। आपको क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई ना कोई रिलेशन या कंडीशन दिया हुआ। क्या कंडीशन दिया हुआ ये दो लाइन आपको फाइंड करना है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू जिसका स्लोप कितना है 5। तो ये जो लाइन L3 है L3 का स्लोप कितना होना चाहिए माइनस, मुझे पता है कि इसका स्लोप माइनस 1/5 होना चाहिए। तो इसमें x के टर्म को अगर साथ में कर लूंगा तो x कॉमन 1 प्लस लैम्डा बचेगा, y कॉमन लैम्डा माइनस 2 बचेगा, कांस्टेंट 3 माइनस लैम्डा बचेगा है ना। x को साथ कर लिया, y को साथ कर लिया, कांस्टेंट को साथ कर लिया। व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा अपॉन तो इसका स्लोप हमें पहले से पता है कि माइनस 1/5 होता है। तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस 2। ये लैम्डा को तरफ लूंगा तो 4 लैम्डा 5 तरफ लूंगा तो माइनस 2 माइनस 5 तो माइनस 7। तो व्हाट इज लैम्डा माइनस 7/4। लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस 7/4। लैम्डा मिल गया मुझे, लैम्डा तो नहीं पता था तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालना था। उस लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ डालूंगा तो 1 माइनस 7/4 क्या हो जाएगा माइनस 3/4 माइनस 3/4। फिर अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालोगे तो माइनस 7/4 माइनस 2 और एलसीएम लूंगा तो माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15/4 करेक्ट। और लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ डालूंगा तो माइनस 7/4 माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 7/4 तो 19/4 एलसीएम 4
4 ना, तो क्या बचेगा -3x माइनस 15y प्लस 19 इक्वल 0, या माइनस कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 15y माइनस 19 इक्वल 0। ये आप लोगों को एलसी का इक्वेशन आ गया जो आप लोगों को फाइंड करना है, तो वही आंसर है। तो वही आंसर है तो मैं क्यों इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना, जरूरत ही नहीं है इंटरसेक्टिंग। तब आप लोगों को कभी भी अगर दो लाइन पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब थर्ड लाइन पास हो रहा हो और अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, उसके हिसाब से तीनों अगर कॉन्करेंट है तो तीनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तब L3 को क्या लिख पाओगे, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल 0। और लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा जिसकी हेल्प लेके आप लोग लेमडा फाइंड कर पाओगे। क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो अपने को नहीं पता, क्वेश्चन देगा आपको। जैसे परपेंडिकुलर दिया तो वो सब पता पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल होना चाहिए, तो फिर क्या करता हूँ M1 इक्वल टू इसका स्लोप फाई है तो उसका भी स्लोप फाई लेता, या बोल देते कि जो लाइन फाइंड करना है इट मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्स, तो फिर स्लोप को क्या लेता हूँ या तो +1 या तो माइनस, तो फिर तो फाइंड कर लेते इक्वल इंटरसेप्ट। तो हम लोग लास्ट क्लास में करके क्लास में बताया स्लोप +1 होता है या तो, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन का कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखोगे कि कभी भी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब थर्ड लाइन पास होती है तो उसको लिखते कहते हैं L3 इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन्स का मैं कंसेप्ट और बताता हूँ, उसी का सिंपल कॉन्करेंट लाइन। आप लोग को पता है कि कॉन्करेंट लाइन में से वो फैमिली ऑफ लाइन्स निकला है। अगर आपको कोई भी तीन लाइन दे दिया है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि a माइनस बी इंटू एक्स, जी माइनस आप लोगों को ऐसे तीन लाइन दिया हुआ, ठीक है। ये तीन लाइन दिया हुआ L1 L2 L3, आपको चेक करना है कि दिस थ्री लाइन आर कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट।
तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन होंगे, तीनों और कैसे चेक कर सकते हो तीन लाइन कॉन्करेंट है या नहीं? क्या करते थे? कल भी बात किया था, कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है? तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है, तो कैसे पता करेंगे कि तीनों कॉन्करेंट है या नहीं? कोई भी दो से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे और तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर करता है तो कॉन्करेंट है, नहीं करता है तो नॉन कॉन्करेंट। सही है ना? एकदम सही मेथड है। बट अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? जिस तरह से वेरिएबल दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड भी लगा लूंगा तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर मुझे ऐसा दिखता है कोई क्वेश्चन कि भाई इसका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने जाऊंगा तो विल टेक सम टाइम, तो फिर आप लोगों को मैं और एक प्रोसेस बताऊं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन अगर कॉन्करेंट है तो उनके बीच में कोई रिलेशन होगा, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा क्योंकि आपके पास कोई ना कोई ऐसे एबीसी एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे कोई एबीसी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करते होंगे जिसके लिए AL1 प्लस BL2 प्लस BL3 का आंसर किसी को लाना चाहिए 0। ऐसा कोई ना कोई एबीसी रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? ऐसा कोई भी हो सकता है। हर बार तो ट्रायल एंड एरर लेकर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट पॉसिबल है कि एबीसी तीनों 1 1 हो। ऐसा कोई ना कोई एबीसी होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि एबीसी तीनों 1 1 1। अगर तीनों अगर 1 1 1 होगा तो L1 प्लस L2 प्लस L3 किसकी इक्वल आ जाएगा? तो अगर ये ऐसे बोल सकते हैं इसके ऊपर से अगर किसी भी तीन लाइन का एडिशन अगर मेरा 0 आ जाता तो पक्की बात है कि कौन सा क्यों? बिकॉज एबीसी या 1 1 1 से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एबीसी को अगर मैं 1 1 1 कर दूं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या आ जाएगा? 0। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी मुझे कॉन्करेंसी चेक करना होगा तो मेरा सबसे पहला काम ये होना है, सिर्फ चेक ही करना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा L1 प्लस L2 प्लस L3 0 आ रहा है। अगर मैं तीनों का एडिशन करूं और अगर 0 आ जाता है तो फिर कंफर्म है कि कॉन्करेंट है। तो कंफर्म हो गया कि कॉन्करेंट है। क्यों कंफर्म हो गया? बिकॉज एबीसी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है? 1 1 1। कोई भी एबीसी हो सकता है, तो 1 1 1 तो पॉसिबल है। तो अगर आपका A प्लस B प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 करने पर अगर मेरा आंसर 0 आ गया तो मैं बोल ही दूंगा कि हाँ कॉन्करेंट है, मैं और कुछ करूंगा ही। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि L1 प्लस L2 प्लस L3 0 नहीं आया तो कॉन्करेंट नहीं हो। मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं, मैंने स्टेटमेंट यही दिया है सिर्फ कि अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 0 आया तो कंफर्म है कि वो कैसी लाइन हो जाएगी? कॉन्करेंट लाइन। पर अगर 0 नहीं आया तो हो सकता है कि कॉन्करेंट हो और हो सकता है कि ना भी हो। अगर L1 प्लस L2 प्लस L3 0 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एबीसी 1 1 1 नहीं और कोई वैल्यू हो सकता है, और कोई वैल्यू पॉसिबल है पर 1 1 1 तो नहीं है। तो आप जैसे ये अब मुझे दिख गया कि भाई ये इक्वेशन में अगर मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने जाऊंगा तो 10 से 15 मिनट चाहिए होगा मुझे, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से चालू करूंगा। मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 तीनों का डायरेक्ट एडिशन करूंगा। इस तीनों का अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो x का कोएफिशिएंट एक कॉमन निकालूंगा, x के अंदर दिस प्लस दिस, तो b कट c कट a कट x के साथ 0 आ गया। तो ये तीनों में से y कॉमन, तो क्या बचेगा? b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, a कट b कट c b कट, तो y के साथ b 0 आ गया, प्लस कांस्टेंट c कट a कट b b कट, तो b 0 आ गया। 0 into 8 0, 0 into y 0 प्लस 0, तो पूरा आंसर क्या हो गया? मतलब मेरा L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या आ रहा है? 0। तो पक्का है कि तीनों कॉन्करेंट। मुझे ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? आप हमेशा जब कॉन्करेंसी है या नहीं वो चेक करना तब यहाँ से चालू करोगे पूरा प्रोसीजर करना। L1 प्लस L2 प्लस L3 पहले चेक करोगे, अगर 0 आता है तो बोल ही देना कि कॉन्करेंट है। पर अगर 0 नहीं आता तो हो सकता है कि कॉन्करेंट हो और हो सकता है कि ना हो, राइट? तो फिर अब उसको पता करने के लिए फिर आपके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन जो आप लोग बोलते हो हमेशा कि भाई दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, तीसरे इक्वेशन में पुट कर लो, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो कॉन्करेंट है, सेटिस्फाई नहीं करता है तो कॉन्करेंट नहीं है। वो एक ऑप्शन तो है आपके पास। ये कब की बात करो मेरा? जब L1 प्लस L2 प्लस L3
जीरो ना बने, जीरो बने तो चेक ही नहीं करना, तो नहीं कौन करे। पर अगर जीरो नहीं बना, हमने एबी की और कोई वैल्यू हो सकती है जो पता नहीं अपने को, तो वो पता नहीं करने जाने का। तो फिर आपके लिए इजी है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो दो का, थोड़ा सा खुद कर लो, सेटिस्फाई करता है तो कौन करेंट है। पर उसका और एक भी मेथड होता है, डिटरमिनेंट को सोल्व करना आता है मतलब आप लोग कोई भी डिटरमिनेंट को सोल्व करना हो, आप लोगों को फिजिक्स में से आप लोगों को पढ़ने में आया होगा, कोई भी डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट का वो डिटरमिनेंट क्या है वो पहले समझ। अगर तीन लाइन अगर कॉन्करेंट नहीं है, अगर तीन लाइन अगर कॉन्करेंट नहीं है तो ट्राइंगल बनाएंगे। इफ थ्री लाइन्स आर नॉन कॉन्करेंट लाइन तो ट्राइंगल बनाएंगे ना। और अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल का कोई ना कोई एरिया भी होगा, फिर इसको एग्जिस्ट करता होगा। बट इफ सपोज थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट तो क्या ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं बना। तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया जीरो। तो जो डिटरमिनेंट लिखा है मैंने वहां पर वो बेसिकली एरिया है। तो क्या देता है आप लोगों को? एरिया देता है। तो एरिया अगर जीरो आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल ही नहीं बने। और ट्राइंगल कब नहीं बने? जब वो एक ही केस, जब वो तीनों लाइन कॉन्करेंट है ना। कॉन्करेंट होगा तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया कितना होगा? राइट। तो हम क्या करेंगे? अच्छा वो करो, उसके पहले मुझे तो ये बताओ, ये जैसे 2x2 का एक डिटरमिनेंट है। 2x2 मतलब 2x2 का मतलब कि दो रो है दो कॉलम, इसको रो बोलते हैं। तो पता होगा आप लोगों को R1 फर्स्ट रो सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो फिर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट पूरा चेक करें। और अभी आप लोग को डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं? ये 2x2 का है और डिटरमिनेंट आर ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट। डिटरमिनेंट आर ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट का मतलब है कि जितने रोज होंगे उतने ही एग्जैक्टली कॉलम भी होंगे। अगर दो रो है तो कॉलम भी कितने होंगे? दो ही होंगे। तीन रो है तो कॉलम भी कितने होंगे? तीन ही। अगर मुझे 2x2 का रो को अगर 2x2 का डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, कोई भी डिटरमिनेंट आर ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट। डिटरमिनेंट आर ऑलवेज इन द स्क्वायर फॉर्मेट। इन एनी स्क्वायर देयर आर टू डायगोनल, है ना। कोई भी स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल के भी नाम होते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल है सेकेंडरी डायगोनल। और जब भी आप लोग कोई 2x2 को सोल्व करना है तो आप क्या करोगे? प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई 2 into 5 10 माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लाई 3 into 4 12, 3 into 4 12, तो 10 minus 12 माइनस, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। और डिटरमिनेंट क्या काम करता है सबसे डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊंगा, 12 तक बताऊंगा। बट अभी आप सिर्फ सोल्व करना सीख जाओ। 2x2 को सोल्व करना तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंडरी में से प्राइमरी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, उल्टा कर दोगे तो आंसर में गड़बड़ आ जाएगी। राइट, वो ध्यान में रखेंगे। अब अगर 3x3 का डिटरमिनेंट है, कोई भी 3x3 का डिटरमिनेंट है, जैसे -1 2 3 1 4 5 3 1 7, अगर ये 3x3 क्यों बोल रहे हैं? अपने 3 रो है 3 कॉलम। वैसे अगर आप लोग इंजीनियरिंग में पहुंच ही जाओगे तो वहां का आप लोग 9x9 के डिटरमिनेंट सोल्व करने वाले। और प्रॉब्लम ये है कि डिटरमिनेंट सोल्व करने का तरीका सिर्फ 2x2 का ही बनाना है, 3x3 का तरीका ही। और सोल्व तो करना है, जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? 3x3 को 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। 3x3 को 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। 2x2 सोल्व करना था आपने, इस 3x3 को 2x2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपके पास फिर वापस बहुत तरह होते हैं। आप कोई भी रो लेके सोल्व कर सकते हैं, कोई भी कॉलम लेके सोल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आप किसी से भी सोल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। सपोज मैं आप लोगों को कोई भी एक रो लेके, सपोज फर्स्ट रो लेके सोल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन है? -1, राइट। आपको 3x3 उसको किस में कन्वर्ट करना है? 2x2 में। क्यों? बिकॉज हमें सिर्फ 2x2 ही सोल्व करना है। तो -1 जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट है उसको आपको इग्नोर करना है, उसको निगलेक्ट करना है। -1 फर्स्ट रो में है, -1 फर्स्ट कॉलम में, उसको हटा दें। तो बचा कौन है? तो इसको मैं कंसीडर ही ना करूँ तो बचता कौन है? 4
5 1 7 ये 2/2 का है और इसको सॉल्व करना मुझे आता है। उस फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 2। अब तो सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, इतने क्या आते हैं याद भूल गए। सेकंड एलिमेंट 2, तो 2 वाला रो छोड़ोगे, 2 वाला कॉलम, तो क्या बचेगा? 1 5 3 7। फिर उसका लास्ट एलिमेंट 3, सेम वे 3 वाला रो छोड़ेंगे, 3 वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा? 1 4 3। ये मैंने क्या किया? 3/3 को किस में कन्वर्ट किया? 2/2। जिसको मुझे सोल्व करना आता है, कैसे इसकी वैल्यू बताओ सोल्व करके। किसका? 23। किसका? 7 -15। इसका 1 -12 तो -11। अब इनके बीच में कोई साइन भी तो होगी, राइट? वो साइन का एक्चुअल रूल ऐसा होता है कि जो एलिमेंट आप कंसीडर कर रहे हो वो जिस रो में और जिस कॉलम में है उसके बीच में गैप है या नहीं। गैप का मतलब है कि 4 5 आपका कौन से रो के एलिमेंट है? सेकंड रो के एलिमेंट है। 1 7 कौन से रो के एलिमेंट है? थर्ड रो के एलिमेंट है। तो रो में कोई गैप नहीं है। कौन सा कॉलम है? सेकंड। कौन सा कॉलम? थर्ड। तो कॉलम के बीच में भी गैप नहीं है। ना रो में गैप है ना कॉलम में गैप है। अगर गैप नहीं हो तो प्लस लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर है, आपने 1 के बाद डायरेक्टली 5 लिया और 3 के बाद 7 ये तो बीच में गैप है, अपने कॉलम बीच में लिया ही नहीं। आपने डायरेक्टली फर्स्ट के बाद थर्ड कॉलम तो बीच में गैप आया और गैप आएगा तो आगे। जैसे यहाँ 1 4 3 1 पे गैप दिख रहा है आपको? ना रो में गैप है ना कॉलम में गैप है, तो गैप नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि गैप आए तो आप लोग को माइनस लेना पड़ता है, गैप नहीं है तो आपको प्लस लेना पड़ता है, राइट? आपके लिए इजी कर देता हूँ। गैप नहीं देखना हो तो आप यहाँ से चल कर ऑल्टरनेट साइन लगाना होता है। पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर ठीक है। और इसको सॉल्व करना होगा तो क्या हो जाएगा? ये -23, ये माइनस माइनस +16 और यहाँ पर प्लस आएगा तो -33। -23 + 16 -7 -33। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -4। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -4, राइट? क्या करना? अगर आपके पास 3/3 का अगर डिटरमिनेंट आता है तो उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? तो किसमें कन्वर्ट करोगे? 2/2, राइट? और आप उस डिटरमिनेंट को कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके सोल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो आपको ये करना पड़ेगा, तो 3/3 को आपको किसमें कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा? 2/2। कैसे कन्वर्ट करना मैंने बता दिया। सपोज आप इसी को अगर आपको कितना समझ में है वो पूछने के लिए, इसी डिटरमिनेंट को मुझे सोल्व करना है सेकंड कॉलम यूज करके, तो कैसे करना मेरे को बताओ। इसको लेके सोल्व करना। पहला एलिमेंट तो 2 जब लोगे तो उसके साथ कौन सा डिटरमिनेंट आएगा? कौन सा आएगा? 1 5 3 7। सही है, 1 5 3 7। तो साइन भी बताओ यहाँ। 1 5 3 7 माइनस क्योंकि गैप है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4, तो 4 के साथ -1 3 तो फिर प्लस या माइनस? प्लस। तो प्लस में समझाता हूँ। -1 3 3 7 लिया आपने, कॉलम में भी गैप आया, रो में भी गैप आया। एक गैप का माइनस होता है, 2 गैप आया तो माइनस प्लस। एक गैप का माइनस पर 2 गैप का प्लस, माइनस। फिर आए हम लोग 1 पे, तो 1 के साथ रो कॉलम, पहले उसको छोड़ के तो बचा कौन? -1 3 1 5 प्लस या माइनस? मुझे पता है कि ये जो गैप के चक्कर में नहीं पड़ना है तो ऑल्टरनेट साइन होता है, प्लस माइनस प्लस। फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो तो पहला माइनस में होगा, फिर वापस प्लस है, फिर माइनस में होगा, माइनस है या प्लस है या माइनस है। ठीक है, अब कैसे भी एक तरह से याद कर लो।
और इसको अगर आप सोल्व करते हो 7 माइनस 15 माइनस 8, इसको सोल्व करते हो -7 -9 -16, इसको सोल्व करते हो तो -5 -3 -8, कितना हुआ ये 60 माइनस 64 प्लस 8, 16 प्लस 8 24 माइनस 64 माइनस 14, ये मान गया नहीं कर कोई भी आंसर बदल गया। तो आप कोई भी रो लेके सोल्व कर सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो, इस परीक्षा को कोई भी डिटरमिनेंट को सोल्व कर पाओ। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं आया तो 2/2 आएगा तो 3/2 ऊपर की डिटरमिनेंट नहीं समझ आ गया सबको मेथड कैसे सोल्व करना है। अब मुझे वो वाले पे आता हूँ, वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 क्या है। अगर आप लोगों को दिया गया है कि 2x plus y minus 1 equal to 0, x minus 2y plus 3 equal to 0, 3x plus 3y minus 5 equal to 0, we have to check whether these three lines are concurrent or non-concurrent. चालू कहाँ से करोगे? L1 plus L2 plus L3 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है तीनों का एडिशन 0 बनने वाला है? 2x plus x 3x plus 3x 6x, तो वहीं पर पता चल गया 0 नहीं बनेगा है ना। x का कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए था ना, और नहीं आ रहा है, मतलब L1 plus L2 plus L3 तो 0 नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं कि नॉन पॉसिबल है? नहीं बोल सकते। तो आपको फिर अब दो ऑप्शन है, इन दोनों को सोल्व कर लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, इसमें प्रूव करो, सेटिस्फाई करेगा तो कॉन्करेंट है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नॉन कॉन्करेंट। पर अगर वो भी नहीं करे तो बाजू में देख मेथड बताया, अगर ये तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट है तो यहाँ से ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल अगर नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0। बेसिकली एरिया ऐसे निकालते हैं, हाफ तो होता ही है बिकॉज बेस ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ तो होता ही है, और बेस इनटू हाइट हम डिटरमिनेंट से भी निकालते हैं। किसका डिटरमिनेंट? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, नेक्स्ट में वापस x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, वापस x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, इससे आपका एरिया निकलता है। ये एक एरिया की फॉर्मूला होती है। आप लोग हमने तो कभी नहीं पढ़ा, बट ये आपकी एरिया की फॉर्मूला से मैं आपको बता दूं कि कैसे आएगा। आपने ये पढ़ा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस एरिया निकालना था, कैसे निकालते हो? हाफ ऑफ x1 इंटू बराबर है ना, x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू, अब मैं इसका डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम लेके सोल्व करके मैं छोड़ा था। x1 जब लोगे आप तो किसको एलिमिनेट करोगे, मतलब किसको इग्नोर करने वाले? फर्स्ट कॉलम सही है, तो क्या क्या बचेगा? y2 1, और उसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? y2 माइनस, और आप लोग वही बोलते हो कि x1 के साथ आता है y2 माइनस y3, ये बोलते हो। फिर जब आप x2 लोगे तो क्या करोगे? ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम छोड़ोगे, x2 के साथ क्या आएगा? y1 माइनस, और बीच में साइन, ये रो छोड़ा था तो बीच में गेप आया तो आगे माइनस, और आप जब x2 लेते हो तो x2 के साथ आप क्या बोलते हो? वो फॉर्मूला जो आपको पता है, y3 माइनस y1। तो इसको अगर y1 माइनस y3 को अगर मैं y3 माइनस y1 बनाऊं तो ये बोलते हो प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। फिर x3 जब लोगे तो रो छोड़ते हो, ये कॉलम छोड़ते हो, तो जो बचा उसको सोल्व करोगे तो y1 x3 के साथ वही सवाल है y1 माइनस y1। तो जो फॉर्मूला आप लोग अभी याद देता है ना, बेसिकली डिटरमिनेंट का ही एप्लीकेशन, बेसिकली डिटरमिनेंट का ही एप्लीकेशन, मैं वही एप्लीकेशन का यहाँ यूज कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली अगर ये लाइन की इक्वेशन दे दिया जाए और अगर आप लोगों को फाइंड करना है कि तीनों लाइन से ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा,
और बनेगा तो कोई ना कोई एरिया होगा, नहीं बनेगा तो एरिया कितना होगा, 0। एरिया कितना होगा, 0। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो कंफर्म है कि ट्राइंगल नहीं बना, तभी उसका एरिया 0 आएगा। और अगर 0 नहीं है मतलब ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल कब बनेगा, जब कॉन्करेंट नहीं होगा। तो अगर 0 है तो फिर ये 1/2 को लेने का मतलब ही नहीं है, सामने 0 है इसलिए मैंने वहां लिया नहीं। अगर जो 1/2 होता है एरिया के फॉर्मूला पर सामने 0 है तो फिर लेके भी क्या करूँ। तो बस मैं डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा, सोल्व करोगे तब बताओ 2 के साथ, अब वैल्यू बताओ डायरेक्ट 2 के साथ, 2 के साथ वैल्यू तो 1 भाई 10 -9 1, फिर -1 के साथ पहले तो गेट का -1 वैल्यू -5 -9 -14, फिर -1 के साथ रो कॉलम प्लस 3 माइनस +6, तो 3 + 6 9, ये 2, ये माइनस प्लस 14 -9 16 -9 7, तो पक्का ये तीनों लाइन कॉन्करेंट नहीं है। कहाँ पर तो अगर इसका 7 है मतलब ट्राइंगल बन जाए तभी एरिया आ रहा होगा, मतलब ये कॉन्करेंट, ठीक है। तो कॉन्करेंट से अगर आप चेक करो तो ये वाला पैटर्न खुलेगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने जाओगे, डिटरमिनेंट सोल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा होगा। तो बेटर है कि तीनों के एडिशन करके देख लो, अगर 0 आए तो बोल ही देना कॉन्करेंट है, किसी नहीं है। पर 0 नहीं आए तो जरूरी कि नहीं होगा, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा इस बात, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कर लो या फिर डिटरमिनेंट से कर लो, वो आपकी इच्छा, जो आपको इजी लगता है वो कर लो, बट डिटरमिनेंट सोल्व कैसे करना है आपको सीखना है। तो ये भी आपको हुआ इतना। तो प्रॉब्लम में आप लोगों के साथ एक वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ,
ये पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, पूरे कोऑर्डिनेट। स्ट्रेट लाइन का इम्पोर्टेंट वर्ड तो है स्लोप, स्ट्रेट लाइन में कोई भी क्वेश्चन हो किसकी जरूरत पड़ती है, स्लोप। पर पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस वर्ड की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिस वर्ड सबसे ज्यादा काम आता है, जिस वर्ड इसको नहीं होता, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा सिर्फ 2D और 3D है, कोई भी नहीं, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वन टाइप ऑफ लोकस। हर चीज एक लोकस है। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस को अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो लोकस इज ट्रेसिंग ऑफ many points, the tracing of all points, not many points, all points under same condition। एक ही कंडीशन को फुलफिल करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो, जो कर्व बन रहा है, ट्रेस करना का मतलब क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना है? सारे पॉइंट्स को। कौन से पॉइंट्स को? जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना, राइट। और जो मिलेगा कर्व उसको बोलते हैं लोकस, राइट। हर चीज एक लोकस। तो जैसे पहली बार जब एक्स एक्सिस बना तो हुआ क्या होगा उस टाइम पर, एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट ढूंढे गए जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 था, जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 था। जैसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, और वो सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया तो एक लाइन मिला, और उस लाइन को नाम दिया गया फिर उसी एक्स वाई प्लेन पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट ढूंढे गए कि जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 था। ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट मिला। जब उन सबको ज्वाइन किया गया तो उसको नाम दिया गया वाई एक्स। उस एक्स वाई प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट लिया गया, एक फिक्स पॉइंट लिया गया। इस फिक्स पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कि 100 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मिला। ये फिक्स पॉइंट है, कुछ भी नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। इस पी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मिला, क्यू पॉइंट। उसी पी पॉइंट से उसी 100 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट मिला जिसको नाम दिया गया आर पॉइंट। उसी पी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट मिला जिसको नाम दिया एस पॉइंट। उसी पी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट मिला टी पॉइंट। ऐसे इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिले और वो सारे पॉइंट को ज्वाइन किया गया तो एक कर्व बना हुआ। जब कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करो, कॉमन कंडीशन क्या है? जब का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होना है तो जो मिला वो लोकस मिलेगा, क्योंकि लोकस का मतलब ही क्या है? ट्रेसिंग ऑफ, जोड़ना है इसको जितने भी पॉइंट है जो एक कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करो। कॉमन कंडीशन क्या है इसमें? डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सारे पॉइंट को जब ज्वाइन किया होगा तो जो कर्व मिला वो कौन सा कर्व है? सर्कल। तो सर्कल भी क्या है आपका? लोकस की। जिसमें फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, डिस्टेंस को हम रेडियस। जैसे हर चीज कुछ भी आपको कंसीडर करो, हर चीज एक लोकस। जैसे लाइन, तो लाइन भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाले बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो डायरेक्शन मतलब क्या? स्लोप। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने वाले बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन किया तो जो मिला वो एक नॉर्मल लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एक पर्टिकुलर स्लोप को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो जब भी आप लोगों को लोकस का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कंडीशन दी होती है, वो आपको ढूंढने नहीं जाना। वो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि कौन सी कंडीशन को केवल पॉइंट्स को ज्वाइन करना, राइट। जैसे सर्कल होगा तो आपको दिया जाएगा कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from 1,3 is always 4 units. Find the locus of point whose distance from 1,3 is always 4 units. ठीक है। तो फिर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप कौन से पॉइंट को ज्वाइन करते हो जिनका 1,3 से डिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए? 4 यूनिट। तो फिक्स कौन है? 1,3। अब उस 1,3 से पॉइंट मिला जिसका डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। वापस एक दूसरा पॉइंट मिला जिसका डिस्टेंस है 4 यूनिट। वापस एक पॉइंट मिला जिसका डिस्टेंस है 4 यूनिट। आपको इन सबको ज्वाइन करना है। तो मेरी कंडीशन क्या है? पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 यूनिट होना चाहिए। और ये कौन से पॉइंट है? मूवेबल पॉइंट है भाई। ये तो बहुत सारे हैं आपके पास, ये फिक्स थोड़ी ना है। तो जब भी मूवेबल पॉइंट को कोऑर्डिनेट में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं?
कोई भी मूवेबल पॉइंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x, y, x, y इज मूवेबल। तो इनडायरेक्टली आप लोग इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 यूनिट। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ये कुछ लोकस का इक्वेशन आ गया। ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो कर्व बनेगा उसका इक्वेशन, राइट। वो आपको कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ दोस पॉइंट whose distance from 2, 3 and 0, 4 are always equal। तो क्या करेंगे, अपन सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है जिनका 2, 3 से डिस्टेंस और जिनका 0, 4 से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना है। जैसे हम इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे थे, कितने पॉइंट होंगे लोकल बनाने के लिए, आपको कितने पॉइंट चाहिए। लोकल के लिए एक दो पॉइंट से लोकल थोड़ी बोलते हैं, लोकल बनाने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कंडीशन इक्वेशन में क्या दिया हुआ कि भाई वो पॉइंट जिनका ए से डिस्टेंस और जिनका बी से डिस्टेंस सेम, जिनका ए से डिस्टेंस और जिनका बी से डिस्टेंस सेम, ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये भी सेम, ये तो बस क्यू पॉइंट है, यहाँ पर कोई आर पॉइंट मिला, ये भी डिस्टेंस सेम है, सारे सेम। और ऐसे जो पॉइंट होंगे उनको आपको ज्वाइन करना है, अपने को नहीं पता कि उनको ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलने वाला है, वो तो जब सोल्व करेंगे तब जाकर इक्वेशन मिलेगा। तो सोल्व करने के लिए पी क्यू आर ये सब कौन से पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट है। अगर मूवेबल पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को क्या लेके चलेंगे, x, y। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, पी इज ऑलवेज इक्वल टू, ये मेरी कंडीशन, पी इक्वल टू पी। तो पी ए कैसे निकालोगे, रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी। पी कैसे निकालोगे, रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13, सामने की तरफ करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये वाला है माइनस b का स्क्वायर करो, दोनों तरफ से क्या करना है, x स्क्वायर है y स्क्वायर, ये कट हो रहा है, ये सबको सेट कर लूंगा तो माइनस 8x उस तरफ देगा, प्लस 8x माइनस 4x माइनस 6y और 13 माइनस 16 माइनस 3। सर ये सारे पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी है, अगर उनको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे लाइन मिल जाए। कैसे पता चला लाइन मिल रहा है, भाई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या देता है, लाइन ही देता है, तो पता चलता है कि तो कर्व तो कुछ भी आ सकता है, राइट। वो कर्व क्या आएगा वो नहीं पता होगा तो चलेगा भी, क्योंकि आप लोगों को पैराबोलिक साइकिल तो पता ही नहीं होता। बट हाँ, अगर आपको लोकस का क्वेश्चन आ जाए कोई, तो आपको उसको उस लोकस के क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, कंडीशन। क्या ढूंढना है, कंडीशन। और जो कंडीशन दिया जो कंडीशन को बस सोल्व करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। जो कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन को आप सोल्व कर लो, तो फाइनली मिलेगा वो आपका आंसर। और मूवेबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या लेके चलना चाहिए, x, क्लियर। मेरा यहाँ पर आपको लोकस बताने का रीजन ये है कि लोकस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट यूनिट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में लोकस आपको बहुत बार पूछा जाएगा, क्योंकि इसलिए बहुत बार पूछेंगे हर चीज को लोकस।
तो हो गया उस टाइप के क्वेश्चन जिसका कंडीशन की होती कंडीशन को सोल्व करना। यहाँ पर देखिए देयर इज वन ट्रायंगल एबीसी, द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली गिवन a 3,5, b is given 4 theta, sin theta, c is given -1, 4. We have to find the locus of centroid of triangle ABC. So to find the locus of centroid of triangle ABC. ABC ट्राइंगल का सेंट्रोइड का लोकस, लोकस के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। यहाँ पर आपको किसको जोड़ना है? सेंट्रोइड, राइट? यहाँ पर किसको जोड़ना है? सेंट्रोइड। बट आप लोगों को क्या दिख रहा है कि कितने सेंट्रोइड हो गए ट्राइंगल के? और ये कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? एक ट्राइंगल का एक सेंट्रोइड होता है, एकदम सही बोला। पर ये कितने ट्राइंगल? ये इनफाइनाइट ट्राइंगल। आप बोलोगे कैसे? मेरे को देखिए ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए कैसे इनफाइनाइट कैसे? क्योंकि थीटा का कुछ भी हो सकता है। थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉइंट बदलेगा, थीटा 30 डिग्री होगा तो पॉइंट वापस बदलेगा, थीटा 60 डिग्री होगा तो वापस पॉइंट बदलेगा। पॉइंट बदलेगा तो ट्राइंगल एबीसी भी तो बदलेगा, और ट्राइंगल एबीसी बदलेगा तो उनका सेंट्रोइड भी बदलेंगे। जैसे कितने सेंट्रोइड होंगे? वो सारे इनफाइनाइट सेंट्रोइड को ज्वाइन करोगे तो कुछ तो कर बनता होगा ना, तो कर क्या बनता होगा उसमें दे देना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मतलब ये कि लोकस ऑफ सेंट्रोइड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो वापस एबीसी चेंज होगा, और ए और सी को चेंज नहीं होना है, वो तो फिक्स है, बट बी चेंज होता है। और बी चेंज होने की वजह से उनका सेंट्रोइड चेंज होता है, और उसका सेंट्रोइड चेंज होने की वजह से उनको जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ सर और कुछ लोकस मिलता होगा, कुछ कर्व मिलता होगा, वो कर्व जैसे समझ आ गया। अब हमें ये तो पता है कि सेंट्रोइड को ज्वाइन करना है, तो हमें पहले सेंट्रोइड ढूंढना आना चाहिए। क्या होता है सेंट्रोइड? कैसे ढूंढते हैं? x1 plus x2 plus x3 plus 4 theta divided by 3, comma 9 plus sin theta divided by 3। इसका बदल कौन रहा है? थीटा। कौन बदल रहा है? अरे जो बदलता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है आपका? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब जो चेंज होता रहता है। पैरामीटर का मीनिंग सुनते हो तो ऐसा वेरिएबल जो चेंज होता है। एक्स और वाई को छोड़ के ऐसा वेरिएबल जो चेंज होता है। एक्स और वाई तो चेंज होते ही, और उसको छोड़ के थीटा भी चेंज होता है। और लोकस किस पॉइंट पर होना है? जैसे कितने जी है? इनफाइनाइट। जैसे कितने जी है? इनफाइनाइट। और हमारा फाइनल आंसर किसमें होना चाहिए? कर्व कट इक्वेशन ढूंढना है एक्स और वाई के टर्म में। तो ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स। तो एक्स मेरा 2 plus 4 theta by 3 ऑलवेज, क्योंकि थीटा चेंज होता रहेगा तो एक्स भी चेंज होता रहेगा। और वाई ऑलवेज क्या है? 9 plus sin theta by 3। और आपका फाइनल आंसर किसके टर्म होना चाहिए? एक्स और वाई के टर्म। और आपने कभी देखा है कोई भी कर्व का इक्वेशन, आपने लाइन की इक्वेशन इतने सारे देखे, कोई भी लाइन की इक्वेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने जो लास्ट में 2 लोकस की इक्वेशन ढूंढे, ये और ये, इसके फाइनल आंसर में सिर्फ कौन है? एक्स एंड वाई। कोई भी कर्व का इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल होते हैं। कौन से? एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई भी लोकस की इक्वेशन में या कर्व की इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए? पैरामीटर। आपके फाइनल आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए? एक्स। वेरिएबल 2 ही होते हैं, तीसरा कोई वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना। बाकी सब मुझे समझ में आ गया। तो मुझे सेंट्रोइड का लोकस ढूंढना है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा कैसे एलिमिनेट होगा आप लोग देखो। थीटा अकेले तो हटेगा नहीं, थीटा नाम की चीज होती नहीं। थीटा को कोस और साइन भी कहते हैं, तो जाएंगे तो कोस और साइन एक साथ जाएंगे, अकेला थीटा नहीं जाएगा। अभी और इसका भी मुझे कोस और साइन को एलिमिनेट करना है। और साइन जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको पूछा जाता है कि कोस और साइन को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना है? तो सबको पता है क्योंकि एक की रिलेशन होता है कोस और साइन के बीच में। थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू रिलेशन नहीं कोस साइन को एलिमिनेट करने का, तो वही कर लेते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा? 3x minus 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin थीटा? दोनों का एडिशन मिल गया, दोनों का स्क्वायर का एडिशन। और इस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो बट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो हमेशा।
cos थीटा की वैल्यू मुझे पता है 3s minus 2 का स्क्वायर sin थीटा की वैल्यू मुझे पता है 3y minus 9 का स्क्वायर इक्वल टू ये उन सारे सेक्टोइड को ज्वाइन करोगे तो ये कर मिलेगा। वैसे एक सर्कल सर्कल का वो ठीक है नहीं पता है तो ठीक कर मिलेगा। तो आपको ज्वाइन करोगे तो वापस क्या मिलना है सर्कल मिलना है। तो कौन सा कर्व मिलेगा वो ठीक अभी नहीं आएगा तो चलेगा बिकॉज वो आप लोग सारे कर्व को जानते नहीं हो, बट लोकस क्या होता है वो आपको पता होना तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके के लोकस के क्वेश्चन बनेंगे, एक जिसमें कोई कंडीशन दे रखा होगा और कंडीशन को सॉल्व करना होगा, और दूसरा जिसमें कोई पैरामीटर दिया होगा पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। ये सबको ये एग्जांपल आप लोकस के साथ लिख लो तो आपको पता चलेगा लोकस को सॉल्व कैसे करना है। लोकस ऑफ टेम्परेचर आप लोगों का टेक्स्ट बुक के डिस्टेंस एक्सरसाइज कर लिया था तो कंप्लीट, अगर नहीं किया है तो कल से क्लास तक आप लोगों का पूरी टेक्स्ट बुक जो भी लगा फिर दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ने को बोले थे 16 और 19 वो दो क्वेश्चन को छोड़ दिया, बाकी पूरा टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाना। आज काफी सारी चीजें हम लोगों ने नया कंसेप्ट सीखा तो उसके बाद जाकर रिवाइज कर अच्छे से और यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज जो भी कंसेप्ट को ध्यान रखना जरूरी होना नहीं करना। आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है लास्ट कर लो, उसके पहले भी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फैमिली और लाइफ की काफी काम की चीजें, उसके बेस पर जो फॉर्म करेंसी कैसे चेक किया जाता है, डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करना है, तो सब